आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा सबसे पहले ये कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी को रास्ता भी दिखा दिया और आईना भी दिखा दिया। कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को मामू बना रही थी और फिर कुछ चीज़ें जैसी खुली तो फिर चीफ मिनिस्टर ने वो भागदौड़ किस तरह से संभाल ली और किस तरह से चीज़ें मैनेज की, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ धांधली से मोदी कैसे बंगाल में जीत गए और ये बहुत बड़ी फतह मोदी के लिए है जब वो बहुत ही उनका मोराल डाउन था। ऐसे में ये इलेक्शन लेकिन उन्हें बहुत बड़ी धांधली करनी पड़ी, ये भी आज के वीडियो में बताएंगे। और ख़ास तौर पे दुबई और पूरे यूएई में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए मुश्किलात कैसे बढ़ी हैं, फीडबैक क्या आ रहा है, लोग वहाँ पर जो मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में करते हैं। सबसे पहले हम मरियम नवाज साहिबा वाला बात करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प और अहम बात है। हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पर सुथरा पंजाब के हवाले से वो मीटिंग ले रही थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं और आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कितनी संजीदगी दिखा रहे हैं और नीचे उनके काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी क्या हाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुद 6 से 7 घंटे सोती हूँ और आप लोग जो हैं, मैंने आप लोगों ने कभी मुझे ऊँगते नहीं देखा होगा। वो कहना ये चाह रही थी कि जब मैं हूँ, मैं तनख्वाह नहीं लेती, मैं सिर्फ यहाँ पर प्रेशर लेती हूँ, तो आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं और आप लोग मेरे फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले फाइटर्स हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये हुआ क्या है, इसके पीछे कहानी है। हुआ कुछ यूँ है कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से एक आम तासुर तो ये था कि शायद वो पहली मरतबा किसी बड़े अवामी ओहदे पर आ रही हैं और शायद उस तरह से वो परफॉर्म ना कर पाएँ या वो ब्यूरोक्रेसी का जो पेचीदा सिस्टम है, जिस तरह से ये फाइलें घुमाते रहते हैं, उसको समझ ना पाएँ। अच्छा, मैंने कुछ दोस्तों से बात की तो मैं जब ये चीफ मिनिस्टर बनी 2 साल पहले, तो मैंने इनका जो पहला दिन था मैंने किसी से पूछा तो मेरे यही था अंदाज़ा कि वो आराम से आएंगी, क्योंकि उनके बारे में एक आम तासुर तो यही है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई हैं। उनके चचा वज़ीर आज़म हैं, वालिद साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और अब वो वज़ीर आला बनी हैं। लेकिन मुझे तब धचका लगा कि जब मुझे पता चला कि वो सुबह सवेरे अपने ऑफिस में टाइम पर पहुंच चुकी थी और फिर सारा दिन वो किस तरह से मीटिंग लेती हैं। और जब ख़ास तौर पे मुझे ब्यूरोक्रेट्स दोस्तों ने बताया कि हम मीटिंग में कुछ बातें करें तो वो इतनी तैयारी के साथ आती हैं कि वो हमें हमारे जो लूप होल होते हैं, जिसको हम छुपा रहे होते हैं, फाइलों में रख के बातों में छुपा रहे होते हैं, वो वहाँ पर हमें पकड़ लेती हैं। हुआ कुछ यूँ है, ये तो एक बात है जो सरेरा मीटिंग में आई है। एक हादसा हुआ था लाहौर में, जो एक खातून और उनका जो बच्चा था वो गिर के वहाँ पर जान से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद तो आपने देखा लाइव टेलीकास्ट हुआ जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का हाल किया। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये जो होते हैं या पोस्टिंग्स हैं, बाज़ दफ़ा क्या अक्सर औकात यही देखने में आया है कि इनसे बढ़कर ब्यूरोक्रेट के लिए शायद ही कुछ होता है। वो कहते हैं कि इन ओहदों से हमने चिमटे रहना है। वहाँ पर उन्होंने साफ अल्फाज में इन लोगों के सामने बातें की। उसके अलावा एक इजलास हुआ, ख़ास तौर पे कुछ बातें वो महकमे जो डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड हैं, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल्स, मिसाल के तौर पे पुलिस का जो आप डिपार्टमेंट कह लें, इसी तरह जो डायरेक्टली सुथरा पंजाब, बाकी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर कुछ जगहों पे मैं आपको 1-2 वाक़यात सुना देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे एक कुछ अरसा पहले एक बड़ा आदमी था और उसका किसी ऐसे वाक़े में नाम आ गया और वो हुक्मरान पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे, उनका नाम आ गया किसी कत्ल की FIR। तो वो कुछ चंद एक लोग थे उस जगह पे, समझ लें आप, या मीटिंग में समझ लें, तो वहाँ पर पूछा गया चीफ मिनिस्टर से कि क्या हम इन पर FIR कर दें। तो अब होता क्या कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर होता तो अपने मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से, MPA के हवाले से FIR में नाम आना ये बड़ा मसला हो जाता है। तो चीफ मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया होगा? चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया कि क्या इससे पहले किसी गरीब पर जब आप FIR करते हैं तो क्या हम उससे इजाज़त मांगते हैं? अगर इनका नाम इसमें आ रहा है और ये मुलविस हैं तो FIR में इनका नाम देना चाहिए और आपको इसके लिए मुझसे पूछना नहीं चाहिए। डेफिनेटली वो जो बड़े ऑफिसर थे वो तो इसलिए पूछ रहे थे कि कहीं ये ना हो कि वो उधर से FIR दे दें और पीछे से सियासतदान जो हैं और वो प्रेशराइज कर दें और चीफ मिनिस्टर उन्हें इसी बात पर नाराज़ हो जाए। तो चीफ मिनिस्टर इस बात पर नाराज़ हुई कि उन्होंने पूछा क्यों है। अगर कानून के तकाजे ये हैं तो फिर पूरा करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ मीटिंग्स में ये हुआ कि कुछ
ऑफिसर्स थे वो आप जिसे कहते हैं ना रंगबाजियां कर रहे थे, ऊपर नीचे कोशिश कर रहे थे पट्टू पढ़ाने की। एक मीटिंग थी, प्रोजेक्ट्स की डिटेल चल रही थी, तो चीफ मिनिस्टर ने पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं हुआ, ये मंसूबा तो आप इसमें शुरू कर रहे हैं, इसमें इतने पैसे लग रहे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो बाद में जो ब्यूरोक्रेट्स आपस में बैठे तो वो हक्के बक्के रह गए कि यार ये बीबी तैयारी कहाँ से करके आती है, ना तो इससे पहले ये कोई एमएनए रही है, एमपीए रही है, ना ये किसी बड़े ओहदे पे रही हैं। तो इनकी इतनी तैयारी, वो बातें जो शहबाज शरीफ साहब 2-3 मरतबा वज़ीर आला रहे, वो पकड़ लिया करते थे ब्यूरोक्रेट्स को कि ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, वो खुद जाके चेक किया करते थे। एग्जैक्टली वही बातें मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो इस तरह से चेक कर लेती हैं। फिर उनके कुछ वुज़रा की शिकायत लगी कि जी ये इनका डिपार्टमेंट है, ये है हुआ। उन्होंने क्या किया कि वुज़रा नहीं तब्दील किए, उन्होंने कहा कि आपने किसी और को, जिस तरह से आप देते हैं कि ये टास्क आपके पास है, मुझे ये काम चाहिए, और वो काम हुआ। बहुत से लोग हैं नाराज़ हैं, अंदर ही अंदर बैठ के बातें करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब जो उन्होंने ये बात की है ना, ब्यूरोक्रेट्स को सीधा रास्ता दिखाया है। और ये वो लोग हैं जो सभी डीसी बनना चाहते हैं, एसी बनना चाहते हैं, सेक्रेटरीज बनना चाहते हैं, सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो लगी हुई है, वो कामों को समझ रही है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो उनका पहले वो चलता है, चूँकि उन्होंने 3.5 साल 4 साल बुज़दार साहब का दौर देखा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला रहे, लेकिन वो निगरान वज़ीर आला थे। अब ये फुल फ्लेज वज़ीर आला हैं और इनके पास जो इख्तियारात हैं, जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ये बिल्कुल परवाह नहीं करती कि इनके पीछे कौन है। बहुत से लोगों ने, एक मुझे पता चला एक साहब ने, उनका ताल्लुक कहीं दूर करीब से इनके करीब ही किसी अफराद से था, वो इधर उधर बताते थे कि मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये है वो है। तो जब ये बातें पहुंची ऊपर तक, तो किसी ने पूछा कि अली जा डरते डरते कि इनको भी चेंज करना है, तो हुक्म आया कि बिल्कुल चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है। तो ये आलम है वज़ीर आला पंजाब का। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी अपने उस पर अटकी हुई है। काम जो है, अगर आप जाएं किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह पे जाएं, किसी भी पब्लिक इंटरेक्शन आपका हो ब्यूरोक्रेट से, तो हालात तो वही हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि इन्होंने जो वो बनाए हुए हैं कि डीसीज की जो नंबरिंग की हुई है, चीज़ें की हुई हैं, वो कोशिश तो कर लेते हैं, लेकिन अभी भी जो समरात नीचे तक नहीं पहुँच पा रहे। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब के डर से ये लोग काम ज़रूर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यूएई की जो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात, उस पर बात करते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि आपको पता ही है, इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि हुआ क्या। यूएई ने कुछ मुतालबात किए पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे ये इस सिनेरियो में कह रहा हूँ जो अमेरिका ईरान का तनाज़ा है। पाकिस्तान ने वो मुतालबात, पाकिस्तान वो पूरा कर ही नहीं सकता था, बहुत ख़तरनाक मुतालबात थे। और उस पर फिर क्या हुआ कि गर्मी सर्दी हो गई, फिर यूएई ने अपने जो पैसे वैसे वो भी मांग लिए। तो पाकिस्तान ने वो पैसे उनको दे दिए, वो बहुत बड़ी रकम थी, कोई आसान नहीं था। अब यूएई में जो हमारे दोस्त मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पहले तो लोग कह रहे थे कि शायद एक ख़ास जो अहले तशी हैं उनको निकाला जा रहा है, जिनके नाम में आता है अली, हसन, हुसैन, इस तरह उनको। लेकिन अब जो मेरी लोगों से बात हुई है, जो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से चेक किया, तो उसमें ये तमीज़ भी ख़त्म की जा रही है। मिसाल के तौर पे बहुत से कुछ अफराद ऐसे हैं जो छोटे तबके के लेबर है, उस लेबर को तो वो बिल्कुल लेके चले जाते हैं, साथ में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भेज देते हैं पाकिस्तान। जो बड़े हैं, जो थोड़ा सा जिनका असर रसूख बेहतर है, ये किसी बड़ी एग्जेक्टिव पोस्ट पे हैं, उनको ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर कुछ वक्त देते हैं और फिर कहते हैं अपना बोरिया बिस्तर। तो मेरे कुछ दोस्तों से जो बात हुई, वहाँ पर दोस्त जो हैं वो परेशान नज़र आए। और आपको पता है कि वो वहाँ पर सिस्टम सारा उनके अंडर कंट्रोल है, तो फ़ोन पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते, लेकिन अलबत्ता तशवीश में मुब्तला ज़रूर हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि देखिए हमारे 30-40 लाख लोग हैं वहाँ पर, हमारा बहुत बड़ा ज़र मुआदला का जो हिस्सा वहाँ से आता है, तो ये लोग उनसे बात करें। ताल्लुकात ख़राब ऊपर नीचे आते रहते हैं, मुसलमान मुल्क है, हमारी लेबर बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, हमारे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट है ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर आप बातचीत करें ताकि ये जो मुश्किलात इनमें से लोग निकलें। मुझे तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ऐसी गैर यकीनी की कैफियत है कि कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर अरबों रुपए भी अगर हमारा लगा हुआ है तो किस दिन हमें यहाँ से भेज दिया जाए।
और हमें ये भी फुर्सत ना मिले कि हम अपनी जो एसेट्स हैं उनको समेट सकें। तो ये इस टाइम यूएई में ये मसाइल पाकिस्तानियों के लिए चल रहे हैं, और नीचे भी जो अथॉरिटीज से जब लोग मिलते हैं तो उनके भी तेवर बदले बदले से मालूम होते हैं, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। और अगेन बताया कि लोगों से जब बात होती है बहुत खुल के वो बात नहीं कर पाते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने धांधली की बात करनी है वो है, हुआ कुछ यूँ था कि जंग के बाद मोदी के लिए नरेंद्र मोदी के लिए एक सरप्राइज तो ये था कि उनका मोराल बहुत नीचे चला गया। अमेरिकी सदर रही सही कसर उनकी निकाल रहे थे, उनके बारे में बयानात दे रहे थे। तो ये जो इलेक्शंस थे, जिस तरह ख़ास तौर पर बंगाल में बड़ा आप कह सकते हैं अपसेट हुआ है। वहाँ पे ममता जी होती थी, ये 3 मरतबा वज़ीर आला रही हैं और 15 साल से इनकी गवर्नमेंट जा रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई इसी रियासत में 27% से कुछ ज़्यादा मुसलमान भी मौजूद हैं, बंगाल वाला भी असर यहाँ पर मौजूद है। तो बड़े दिलचस्प नताइज रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएं, लेकिन उससे पहले ये बताता हूँ कि हुआ कैसे, जीते कैसे हैं। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी की मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। हुआ कुछ यूँ है कि इन्होंने 4, 5, 6 चीज़ें की हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि वहाँ पर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम देके इलेक्शन कमीशन ने 90 लाख वोटर्स का अखराज किया। उसमें से ज़्यादातर आबादी मुस्लिम्स की है। वो 90 लाख वोटर्स वो थे, उन हलकों का इंतखाब किया गया कि जहाँ जहाँ पे जो ममता जी हैं उनकी जो पार्टी है वहाँ से सीट निकालती थी, और उनका इंतखाब करके 90 लाख वोटर्स का अखराज किया गया। कुछ कम्युनिटीज़ को डाला गया। और इसी तरह आगे चलें तो कुछ वाक़यात थे जो पुराने थे, 1.5-2 साल पुराने, अलबत्ता थे वाक़यात, उन्हीं की गवर्नमेंट में हुए थे। कोई एक आधा रेप का वाक़या था, उसको उन्होंने दोबारा से, वो जिसको वो उनकी पार्टी कहती है कि गोदी मीडिया ने उछाला, यानी मोदी साहब ने इस वक्त इंडिया का मीडिया उसे पूरी तरह से कब्जे में लिया हुआ है। वो सब उनकी जुबान बोलते हैं तो उनको वहाँ पे छेड़ा जाता है गोदी मीडिया के नाम से। अच्छा, मैं अब आपको एक कंपैरिजन बताने लगा हूँ। बीजेपी को यहाँ से, अभी सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूँ, आगे भी मैं तमिलनाडु की भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। वहाँ पे विजय हैं, एक बड़े ज़बरदस्त अदाकार, वो इस टाइम सीएम के और फेवरेट आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और वो उनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो जो बन गई है, जीत गई है। लेकिन ये मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को 45% वोट मिले हैं, जबकि जो ममता जी हैं उनकी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसको 40% वोट मिले हैं। बीजेपी को 1,39,00,000 वोट मिले हैं, जबकि बैनर्जी की जो जमात है उनको 1,26,00,000 वोट मिले हैं। 13 लाख वोटों का फ़र्क है, लेकिन दोनों की नशिस्तों में जो फ़र्क है वो 100 से जायद का है, यानी 13 लाख वोटों का फ़र्क है कुल, अगर हम उसे करें। अच्छा, ये हुआ क्या है जी, आमतौर पे जब वहाँ इलेक्शन का ऐलान हो जाता है इंडिया में तो ब्यूरोक्रेसी के तबादले नहीं होते, लेकिन इस दफ़ा ये भी हुआ। ईवीएम बटन के मसाइल की शिकायत आए। वहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। गोदी मीडिया का बेरहमाना इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे अन्यवाह इस्तेमाल हुआ, पुराने वाक़यात जो स्कैंडल चीज़ें निकाली गई। हिंदू कार्ड, उन्होंने कहा जी ये जो बंगाल है यहाँ पे ये जो ममता जी हैं इनकी हुकूमत जो मुस्लिम बंगाली हैं उनकी सरपरस्त है, तो हिंदुओं के लिए बड़ा मसला हो जाएगा यहाँ पे। ये बड़ा प्रोपोगंडा किया। और एक तो ये कि वहाँ पे लालच भी दिया गया, फेडरल में आप बैठे हुए हैं, पैसे आपके पास हैं, आप ओहदे भी दे सकते हैं, चीज़ें भी कर सकते हैं। ये मोदी जी ने किया ताकि वो यहाँ पर वो जीत सकें। मुस्लिम जो वोट है उनको तकसीम कर दिया, वो 4-5 जगहों पे गया, एक इत्तेहाद बना था। असद अवैसी साहब को आप जानते हो, बड़े मशहूर जो पॉलिटिशियन हैं इंडिया के, और उन ख़ास तौर पे इसको तकसीम किया गया वोट। फिर मखसूस हलकों की टारगेट किया गया उन्हें कि कहाँ कहाँ से वो कितने वोटों से जीतते हैं। आप सोचें कि 90 लाख वोटर आपने पहले ही कागज़ों पे निकाल के, तो उनको तो आपने अमली तौर पे इलेक्शन उसी दिन हरा दिया था, और उसके बाद फिर आपने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, बाकी चीज़ें, धांधली, सारा कुछ किया जो आप कर सकते थे। इस तरह से मोदी जी वहाँ से जीत गए। और अब वो इसका यानी पाकिस्तान या बाकी लोग तो देख रहे थे कि मोदी जी का जो मोराल है वो डाउन है। मोदी जी ने अपना मोराल खुद ही धांधली करके बढ़ा ली है। और लेकिन बहरहाल दुनिया के मसाइल जो के तू हैं, अमेरिका इसी तरह उन्हें देख रहा है, पाकिस्तान दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ जो मोदी जी हैं वो उन आवाज़ों को दबाते जा रहे हैं और उन वोटर्स को बाहर निकालते जा रहे हैं जो उनके खिलाफ वोट डालते थे। तो बीजेपी ने इस तरह से
वहाँ पर अक्सरियत हासिल कर ली है, जो कि ये बहुत बड़ा अपसेट है। आप समझे 15 साल बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ है। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।